नमस्कार दोस्तों, उदय परफेक्ट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ मैं आप लोगों के लिए राजनीति की क्लास लेकर। तो देखिए, कल हम चर्चा कर चुके थे कि कल हमने पढ़ा था कि राजनीति आखिर है क्या, राजनीति के बारे में हमने जाना और राजनीति को हमने दो भागों में तोड़कर राजनीति को स्प्लिट किया, दो भागों में तोड़ा। एक तो राज और दूसरा हमने क्या किया, नीति। दो भागों में इसको राजनीति को तोड़ा था हमने कल। और वो क्या था दोस्तों, वो था हमारा, एक तो था आपका राज, तो एक तो था आपका राज और दूसरा क्या नाम आपका नीति। इस प्रकार से हमने राजनीति को स्प्लिट किया था, तोड़ा था। तो क्या किसी भी शब्द का क्या है कि आप ले निकले उसे तोड़ दीजिए, अपने आप मालूम हो जाता है। राज का मतलब होता है दोस्तों शासन, और नीति का हमने कल बताया था आपको कि उचित समय, तीन चीजें इसमें, उचित समय, उचित स्थान और उचित कार्य। यानी कि आपका जो नीति क्या होती है दोस्तों, उचित समय में उचित स्थान पर जो आप उचित कार्य करते हैं वो आपका नीतिगत कार्य होता है, और ये आपका नीति के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था राजनीति क्या है दोस्तों, इस प्रकार की शासन व्यवस्था जो उचित समय में उचित स्थान पर उचित कार्य करती है। वो पूरा जितना भी कार्य है वो सारा का सारा आपका क्या कहलाता है, राजनीति कहलाता है दोस्तों। तो राजनीति में देख लीजिए, सारे के सारे कार्य जितने भी होते हैं वो सैद्धांतिक होते हैं, उचित होते हैं, लेकिन लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। आप खुद देख लीजिए, राजनीति में आप कोई भी व्यक्ति, राजनेता जो होता है, राजनीति से मतलब राजनेता से हम यदि सीधा सीधा मतलब निकालें तो राजनेता का कार्य जो होना चाहिए वो उचित कार्य होना चाहिए। कैसा कार्य होना चाहिए दोस्तों, उचित कार्य होना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति ये है, इससे पहले भी कुछ देखा गया है कि जो राजनीति है दिन प्रतिदिन बहुत बुरी होती जा रही है, बहुत ही अव्यवहारिक होती जा रही है, अनैतिक होती जा रही है। बाकी राजनीति का सीधा सीधा मतलब तो दोस्तों यही था कि उचित कार्य किए जाएं और जनता का कल्याण किया जाए, जनता का विकास किया जाए। लेकिन इस प्रकार से आजकल नहीं होता। आजकल राजनीति में आप सब लोगों को पता ही है क्या हो रहा है, उचित कार्य कोई हो ही नहीं रहा। सिर्फ लोग बस पैसे खाने में लगे हुए हैं, पेट भर ही नहीं रहा है नेताओं का। तो ये सारी चीजें आजकल चल रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। राजनीति का मतलब सिर्फ इतना था कि उचित कार्य किया जाए और वो भी सैद्धांतिक तरीके से किया जाए। तो ये राजनीति है दोस्तों। तो ये कल हम चर्चा कर चुके थे। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कल हम ये चर्चा करते करते हम अंतिम रूप से इस बात पर पहुंच चुके थे कि जो पूरा विश्व है उसमें जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, ये जो उचित कार्य है ये करेगा कौन, एक संस्था करेगी, एक एक शासन व्यवस्था करेगी, एक सिस्टम करेगा। तो वो शासन व्यवस्था, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो शासन व्यवस्था तक हम आ चुके थे दोस्तों। तो शासन तंत्र, और इस शासन तंत्र को हमने तीन भागों में बांट दिया था। और ये हमारे शासन तंत्र के तीन भाग कौन कौन से थे दोस्तों, ये थे हमारे, एक था हमारा राजतंत्र, एक था हमारा गणतंत्र, और एक था दोस्तों हमारा लोकतंत्र। और आज की क्लास में हमें इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करनी थी और थोड़ा आगे बढ़ना था। तो ये दोस्तों यहाँ थोड़ी बहुत चर्चा हम कल कर भी चुके थे कि जो राजतंत्र है, ये सबसे पहले यदि व्याप्त कोई सिस्टम था, शासन तंत्र का सबसे पहले यदि कोई व्याप्त सिस्टम था तो वो आपका दोस्तों राजतंत्र था। राजतंत्र में क्या होता था, राजतंत्र जैसे कल मैंने इस सिस्टम बताया भी था आपको कि मुखिया मुखिया का विस्तार हुआ धीरे धीरे, तो वो राजा हो गया। राजा और बड़ा विस्तार, जब और बड़े क्षेत्रफल का जब वो राजा हो गया तो वो राजा नहीं, अपने आप को क्या कहने लग गया, सम्राट कहने लग गया। तो इस प्रकार से इसका विस्तार होता ही गया। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम, ये जो जिस सिस्टम के मुखिया थे, जिस सिस्टम के ये मुखिया थे, नेता थे, वो आपकी क्या है, मुखिया, राजा और सम्राट। पूरा शासन तंत्र जो आपका वो कौन सा था, राजतंत्र था दोस्तों। लेकिन ये राजतंत्र हमेशा हमेशा के लिए नहीं चल सका और इसके अंदर काफी सारी विभिन्नताएं आ गई धीरे धीरे। कल मैंने बात भी की थी कि विभिन्नताएं विचारों के कारण आती है। तो बहुत सारे प्रकार के इस प्रकार के वैचारिक कारण हुए
जिससे क्या है कि राजनीति का बहुत सारा विस्तार हुआ, लोगों को धीरे धीरे समझ में आया, और समझ में यह आया कि राजा राजतंत्र में क्या है दोस्तों, कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, राजा का पुत्र ही राजा बनता है। तो ये सिस्टम हमारा राजतंत्र में था दोस्तों। फिर चाहे वो राजा का बेटा अयोग्य ही क्यों ना हो, चाहे वो राजा बनने के लायक ही नहीं हो, लेकिन एक पुत्र होने के नाते वो अयोग्य पुत्र भी उसका क्या बन जाता था, राजा बन जाता था। ये सिस्टम था। तो धीरे धीरे लोगों की विचारधाराएं बदली, लोगों को समझ में आ गया कि जो राजतंत्र है दोस्तों, जो राजतंत्र है, जो राजा का बेटा ही राजा बनता है, इस सिस्टम कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हम में क्या कमी है, जो हम राजा नहीं बन सकते, क्या हम दुनिया का संचालन नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। धीरे धीरे ये बात लोगों को समझ में आई, और ये आपका राजतंत्र धीरे धीरे क्या हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया। उसके बाद में जो दूसरा तंत्र जो दुनिया में व्याप्त हुआ, वो आपका हुआ गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है दोस्तों, राजा का पुत्र राजा, ये थोड़ा मिटा देता हूँ इसको। गणतंत्र में क्या होता है दोस्तों, गणतंत्र के अंदर शासन अब किसका होता है, प्रजा का होता है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं गणतंत्र की। गणतंत्र में गणतंत्र को ही आप प्रजातंत्र भी बोल सकते हैं। और प्रजा से हमारा मतलब है जनता, जनता का शासन, जनता का शासन। तो प्रजातंत्र यानी कि जनता का शासन, या फिर इसमें है जनता के प्रतिनिधि, प्रतिनिधियों का शासन। तो जैसे ही दोस्तों आपका राजतंत्र आपका फिनिश हुआ, वैसे ही आपका दूसरा तंत्र कौन सा विकसित हुआ, आपका गणतंत्र विकसित हुआ। राजतंत्र आपका विफल हो गया, प्रजातंत्र या गणतंत्र आ गया। इसमें शासन किसका होता है, शासन सिर्फ जनता का होता है। संपूर्ण जनता या तो शासन करती है, क्योंकि बहुत सारे देश आज भी ऐसे हैं, और पुराने पुराने जमाने में भी बहुत सारे देशों में इस प्रकार से होता था। जनता का शासन होता था, प्रजा का शासन होता था। वहां पर सामूहिक रूप से कोई नीति बनानी होती थी, तो संपूर्ण जनता का मत लिया जाता था, संपूर्ण जनता से पूछा जाता था। तो ये गणतंत्र आज भी बहुत सारे देशों में लागू है। आज भी बहुत सारे देशों में जनता का ही शासन है, लेकिन ये धीरे धीरे जनता का गणतंत्र धीरे धीरे बदल करके और इसका और विस्तार होकर के आजकल ये लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया है। तो दोस्तों ये लोकतंत्र और गणतंत्र, इसमें बहुत ही बारीकी अंतर है। ये गणतंत्र आपका है, और लोकतंत्र इसका भी विकसित रूप है, आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम गणतंत्र को पूरा करते हैं दोस्तों। तो गणतंत्र में या तो जनता का शासन सीधा होता है, या फिर जनता कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है, वो उनके ऊपर सब मिल करके नीतियों का निर्माण करते हैं, सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। पहले तो ये बताइए दोस्तों, आज कोई है नहीं उपस्थित यहाँ, तो क्या आवाज ठीक आ रही है, क्या क्या क्लास रेगुलर चल रही है, रुक तो नहीं रही? इस प्रकार की कोई समस्या है तो बताइए दोस्तों, क्योंकि मुझे वहां जा करके देखना पड़ेगा और यहाँ से थोड़ा गायब होना पड़ेगा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, बताइए मुझे कोई समस्या तो नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी बताइए, कोई समस्या आ रही है क्या? ये राजेश जी भुराड़िया। हाँ जी सर बताइए, कोई समस्या आ रही है क्या? क्लास रेगुलर चल रही है? हेलो, चलो ठीक ठीक है। तो ये जो आपका है, ये जनता का शासन है, या फिर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन होता है। तो इस प्रकार से ये गणतंत्र होता है, गणतंत्र कहलाता है। इसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम और गड़बड़ा सकता है कि जनता जिनको चुन करके भेजती है, फिर वो चाहे से फिर वो कुछ भी करे, तो शासन की व्यवस्था इस प्रकार से डगमगा सकती है। तो फिर उसका भी व्यवस्थित सुव्यवस्थित रूप जो आया दोस्तों, वो आपका कौन सा था? लोकतंत्र था। और लोकतंत्र में क्या किया गया, यहाँ पर जनता को पूर्ण अधिकार तो है, लेकिन कुछ प्रतिबद्धताएं हैं। अब यहाँ पर हम लोकतंत्र की बात करें, तो लोकतंत्र में जो लोकतंत्र में जो शासक बनेगा, वहां पर यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा अत्यधिक रूप से किया गया है।
भाई जहां पर भी केंद्रीय शक्ति बनाएंगे, केंद्रीय शक्तियों में भी हम शक्तियों का बंटवारा करेंगे और हम राज्यों में भी शक्तियों का बंटवारा करेंगे। इस प्रकार से जो शक्तियों का बंटवारा करके शासन व्यवस्था जो लेकर के आते हैं वो आपका लोकतंत्र होता है। उसमें सभी को समानता का अधिकार होता है। वहां वहां पर दो तीन बिंदु, मुख्य बिंदु होते हैं लोकतंत्र में। वो है आपका एक तो स्वतंत्रता है दोस्तों, यहाँ पे मेन बिंदु एक तो क्या है आपका स्वतंत्रता, एक है दोस्तों आपका समानता। ये दो जो बिंदु है दोस्तों ये आपके मुख्य बिंदु कहलाते हैं। और समानता के अंदर ही हम देख सकते हैं ये आपका धर्मनिरपेक्षता है, धार्मिक स्वतंत्रता जिसे आप बोल सकते हैं। किसी भी धर्म का आदमी सबके सबके लिए कानून क्या होगा, समान होगा। तो ये स्वतंत्रता, सभी व्यक्ति अपने आप में क्या है, स्वतंत्र हैं। फिर चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, फिर चाहे वो भाषाई स्वतंत्रता की हम बात करें, फिर चाहे हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें, या फिर हम दैहिक जीवन की स्वतंत्रता की बात करें, तो जितनी भी प्रकार की स्वतंत्रता है सब दी जाती है। और दूसरा मुख्य बिंदु इसका जो रहता है वो रहता है दोस्तों समानता, यानी कि यहाँ पे कानून सबके लिए समान होता है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति राजा का बेटा राजा नहीं बनता, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति राजा बन सकता है, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सबके लिए चुनाव लड़ सकता है। तो सबके लिए समान अधिकार होते हैं, शिक्षा का अधिकार समान होता है, सारी चीजों में समानता यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार से जो सिस्टम बनता है हमारा, जिसमें हम शक्तियों को बहुत ही भागों में विभाजित करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, और शक्तियों का बंटवारा करके जब हम शासन व्यवस्था लेकर के आते हैं वो आपका लोकतंत्र कहलाता है दोस्तों। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि शासन तंत्र दोस्तों आपका तीन प्रकार का होता है। एक होता है आपका राजतंत्र दोस्तों, एक होता है आपका गणतंत्र, एक होता है दोस्तों आपका लोकतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। गणतंत्र में क्या होता है, प्रजा का शासन होता है या प्रजा के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन होता है। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि शक्तियों का बंटवारा हो, इसलिए लोकतंत्र इसका भी सुव्यवस्थित रूप जो आया वो आपका लोकतंत्र रहा। ये पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। इसमें 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 आपका संविधान का लिखित रूप से निर्माण भी होता है। और इसके मुख्य जो बिंदु रहते हैं वो रहते हैं दोस्तों स्वतंत्रता। सभी को स्वतंत्रता का अधिकार होता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, हर प्रकार की स्वतंत्रता होती है। और हम इसमें महत्वपूर्ण बिंदु और भी एक है, वो है आपका समानता। हर प्रकार के समानता की हम बात करते हैं, भाषाई समानता की हम बात करते हैं, हर प्रकार की समानता की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हर प्रकार से हमें समानता का अधिकार होता है, फिर चाहे वो कानून की हो, भाषा की हो, या फिर चुनाव लड़ने की हो। सभी प्रकार से हम क्या होते हैं, स्वतंत्र भी होते हैं और समान अधिकार होता है प्रत्येक नागरिक को, यदि वो उस देश का नागरिक है तो इस प्रकार से ये जो लोकतंत्र है ये आपका सुव्यवस्थित रूप है गणतंत्र। एक बार बता दीजिए मुझे, क्या आवाज आ रही है, क्या क्लास चल रही है, क्या रेगुलर? हेलो, क्लास चल रही है क्या, कोई बताएगा मुझे? चलो कोई नहीं, चल ही रही होगी क्लास तो। हाँ जी, तो हम बात कर चुके हैं ये। एक बार मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, आपको समझ में आया क्या होगा कि शासन तंत्र आपका तीन प्रकार का होता है। राजतंत्र, एक आपका गणतंत्र, एक होता है दोस्तों आपका लोकतंत्र। और जहां तक मुझे संपूर्ण विश्वास है आप लोगों को समझ में आया गया होगा। चलो आगे चलते हैं। तो ये सारी तो बात, ये सामान्य जानकारी हो गई, ये हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि हमारा जो शासन व्यवस्था है, हमारी जो शासन व्यवस्था है वो हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे सीधे अपने ही टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जो काम आता है वो हमारा भारतीय लोकतंत्र, उसके बारे में पढ़ना हमें जरूरी है। क्योंकि हमारी जो कंपटीशन एग्जाम है सबसे ज्यादा चीजें हमारी यहीं से पूछी जाती है। तो इसके लिए हम बात करेंगे, तो हम हमारे जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो संवैधानिक विकास इसका कैसे हुआ, इस प्रकार से हम बात करेंगे। उसके बाद में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संवैधानिक विकास में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ब्रिटिश शासन था, औपनिवेशिक शासन था। औपनिवेशिक शासन अपने हिसाब से शासन कर रहा था, अपने सिस्टम से शासन कर रहा था। लेकिन 1858 के बाद, 1857 की जब क्रांति हुई,
तो ब्रिटिश शासन जो है थोड़ा बहुत हिल गया, डगमगा गया, क्योंकि जो कंपनी है वो यहाँ पर 1857 की क्रांति को दबाने में थोड़ी बहुत विफल नजर आई। तो ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में शासन व्यवस्था को ले लिया, और कुछ चीजें ब्रिटिश शासन को ये समझ में आई कि अब भारतीय जो लोग हैं वो इतने बेवकूफ नहीं रहे कि हम इनके ऊपर शासन कर सकें। वोट डालो राज करो नीति जो आपकी डलहौजी की थी 1854 वाली, वो भी एक तरीके से विफल हो गई। 1857 की क्रांति का ज्वार ही कुछ इस प्रकार से था कि ये सारी चीजों को विफल होना ही पड़ा। तो यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन को भी ये बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं अब शासन व्यवस्था को थोड़ा सुधारने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हमें कुछ और चीजें भारतीयों के लिए छोड़नी चाहिए, भारतीयों को देनी चाहिए बहुत सारे अधिकार, क्योंकि मूल जनता यहाँ की है, हम लोग तो बाहर के हैं, हम इनका केवल शोषण कर रहे हैं। तो कुछ चीजें उनको समझ में आया और कुछ चीजें उन्होंने देना शुरू किया। इस प्रकार से बहुत सारे उनके क्या हुए आए अधिनियम आए, जिनके अनुसार भारतीय लोगों को थोड़ा थोड़ा अधिकार देना प्रारंभ हुआ। तो यहाँ से ही हमारा संवैधानिक विकास शुरू होता है। तेजी से यहाँ से हमारा संवैधानिक विकास शुरू होगा। तो मैं भी चर्चा आपकी यही से करना चाहूंगा कि संवैधानिक विकास हमारा 1857 से लेकर के तेजी से प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से चला 1947 तक की हम पूरी बात करेंगे। ये जो संवैधानिक विकास है, कैसे कैसे हमें अधिकार मिलते गए, कैसे कैसे फिर अंग्रेजों को ये धीरे धीरे और भी बातें समझ में आई कि हमें इनके ऊपर शासन नहीं करना चाहिए, अब हमें इसको छोड़ करके चला जाना चाहिए। तो ये सारी स्थिति किस प्रकार से आई, किस प्रकार से हमें स्वतंत्रता मिली, वो सारी चर्चाएं आपकी संवैधानिक विकास में आती है। तो इसमें बहुत सारे अधिनियम भी आपके महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट आते हैं, जो आपके हैं। आपके एक तो 1919 का अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम है। तो ये इंपोर्टेंट अधिनियम भी कुछ आएंगे, इनकी भी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि ये भी आपके संवैधानिक विकास का हिस्सा ही है दोस्तों। तो हम आगे हम बात करें। देखिए, अब देखिए मैं आपको जो भारतीय राजनीति है, भारतीय राजनीति विज्ञान, इसको 4 भागों में मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। इसकी संपूर्ण जानकारी 4 तरीके से मैं आपको देना चाहूंगा। एक तो मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों संवैधानिक विकास, जो मैं आपको बता चुका दोस्तों कि 1857 से लेकर के 1947 तक के संविधान विकास की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है भारतीय संवैधानिक विकास तेज गति से किस प्रकार से बढ़ा, 1857 से लेकर 1857 के बाद बढ़ा, और 1947 तक जो भी यहाँ पर अधिनियम आए उन सब की हम बात करेंगे, कैसे कैसे हमारे भारतीय लोगों को अधिकार मिलना शुरू हुए। तो ये हमारा संवैधानिक विकास में पढ़ने वाले। दूसरी मैं बात करूंगा दोस्तों, दूसरा है आपका ये संवैधानिक विकास हो गया। दूसरा हम संविधान निर्माण की बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे संविधान निर्माण। संविधान निर्माण में कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ऐसा क्या हुआ आखिर जो चर्चिल को लगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को लगा, और उस समय जो वायसराय हमारे आए थे माउंटबेटन, उनको भी इसी वजह से भेजा गया था कि अब भारत को आजाद कर देना चाहिए, और भारत वालों के लिए ही ये चीज छोड़ देनी चाहिए कि भारत वाले अपने खुद के संविधान का, हमें छोड़ के जाने के बाद में अपने खुद के संविधान का निर्माण करें। तो इसलिए ये सारी चीजें आई। तो कैबिनेट मिशन को भेजा गया कि आप सारी चीजें देखिए और सभी को बराबर का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से एक संविधान सभा, एक इस प्रकार की सभा का निर्माण कीजिए ताकि वो अपना संविधान खुद निर्माण कर सके। और ध्यान रहे कि उस संविधान सभा में सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाना चाहिए, सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाए। कोई भी जाति, कोई भी धर्म इस प्रकार से छूटे नहीं, कोई भी पार्टी का सदस्य प्रतिनिधि इस प्रकार से छूटे नहीं, ताकि वो संविधान सभा में मौजूद नहीं हो। तो वहां पर सभी को संविधान सभा में सम्मिलित किया गया। यहाँ पर ब्रिटिश शासन उस समय 3 भागों में बटा हुआ था कि ब्रिटिश प्रांत थे, कुछ रजवाड़े थे और कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे। तो
कैबिनेट मिशन को इसी प्रकार की योजनाएं बनाने के लिए कहा गया है कि संविधान सभा का निर्माण इस प्रकार से करना ताकि सभी को बराबर 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 प्रतिनिधित्व मिल सके, यानी कि बराबर नहीं मिले तो प्रतिनिधित्व सबको मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन की और किस प्रकार से उन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया, इसमें हम बात करेंगे संविधान सभा के निर्माण की। संविधान सभा के निर्माण की भी बात हम इसी में करेंगे। संविधान निर्माण में हम इसी में बात करेंगे। कैबिनेट मिशन क्यों आया, इसका मकसद क्या था, इसने क्या किया, संविधान सभा का निर्माण कैसे किया, संविधान सभा में किन किन को प्रतिनिधित्व दिया गया, कौन कौन लोग शामिल हुए, फिर उसके बाद में संविधान का निर्माण करने के लिए इसी में मैं बात करूंगा कि संविधान, इसी में हम बात करेंगे संविधान का निर्माण, इसी में हम बात करेंगे संविधान का निर्माण। ये हमारा पॉइंट ही है। संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा बनाई गई उसमें फिर किस किस को क्या क्या कार्य दिए गए, कितनी प्रकार की समितियां बनी और कितने दिन हमें संविधान बनाने में लगे, कौन कौन से बिंदु हमने संविधान के अंदर शामिल किए, कौन कौन से विषय के ऊपर संविधान सभा में विरोध हुआ, चर्चाएं हुई, कौन कौन से विषय ऐसे रहे जिनके ऊपर कोई विरोध नहीं हुआ, सीधे ही उनको संविधान के अंदर शामिल कर लिया गया। तो ये सारी चर्चाएं मैं संविधान निर्माण वाले पॉइंट में करने वाला हूँ। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यदि मैं मानता हूँ तो वो आपका है संविधान निर्माण। ये जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें कैबिनेट मिशन आ गया, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन क्यों आया था, किसने भेजा और यहाँ से ध्यान लेकर के कौन आए थे, कौन कौन इसके सदस्य थे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका बनता है। संविधान निर्माण आपका पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इसमें आप उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा दर्ज कराएं। और तीसरा जो पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगा आपको संविधान, संविधान के बारे में। तो यहाँ पर हम संविधान की संपूर्ण जानकारी लेंगे कि आखिर संविधान है क्या, एक दस्तावेज है, इस दस्तावेज में ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई, कितने भाग इसके बताए गए, प्रत्येक भाग में कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या आता है। जैसे पहला भाग है, पहला भाग हमारे संघ की बात करता है, दूसरा भाग नागरिकता की बात करता है, तीसरा भाग हमारा जो है वो हमारे मूल अधिकारों की बात करता है, चौथा आपका नीति निर्देशक तत्व। तो ये सारी बात हम करने वाले हैं। इसमें संविधान का निर्माण हुआ तब कितने भाग थे, बाद में कितने जोड़ के, अनुसूचियां कितनी थी, अनुच्छेद कितने हैं, पूरी की पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। और प्रत्येक अनुच्छेद की भी हम बात करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और हमारे जितने भी राजनीतिक सिस्टम है, जितने भी हमारे राजनीतिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद हुआ, राज्यपाल का हुआ, मुख्यमंत्री का हुआ, प्रधानमंत्री का हुआ, हमारे जो महाधिवक्ता हैं उनका हुआ, केग हुए, तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जितनी भी चीजें हैं, चुनाव आयुक्त, इन सब की हम चर्चा करेंगे। संविधान के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो पूर्ण रूप से ये बहुत ही लंबा चैप्टर चलने वाला है। ये संपूर्ण किताब आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी है। और एक चौथा पॉइंट और है दोस्तों, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो चौथा पॉइंट है आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी कि स्वतंत्र स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जैसे मान लीजिए कि आपके संविधान का निर्माण तो हो गया, एक पुस्तक तैयार कर ली गई जिसमें बहुत सारे अनुच्छेद, भाग, ये सारी चीजें उसमें दे दी गई, और जितने भी नियम कानून कायदे सिद्धांत आपको बनाने थे वो सारे बना करके पुस्तक आपने तैयार कर ली। तो ये तो इसमें आ गए, इसमें हम पढ़ लेंगे कि इसमें पुस्तक बना करके तैयार की, इसमें क्या क्या ऐसा है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षा की दृष्टि से पढ़ लेंगे। लेकिन आपका ये महत्वपूर्ण पॉइंट, ये चौथा पॉइंट आपको लग तो ऐसे रहा होगा कि ये आता ही नहीं है, कहाँ पढ़ा है हमने, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसी में हम पढ़ने वाले ये हैं कि 1947 के बाद में जब संविधान का निर्माण हो गया, तो 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हो गया, उसके बाद से जब संविधान लागू हुआ तो संविधान को लागू करने के लिए क्या क्या समस्या, उस समय कौन ऐसे नेता थे, गद्दार नेता, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के बाद संभाला, उसको सजाया संवारा, उसका विकास किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जो बनते हैं वो आपके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो आपके पहले प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने किस प्रकार से देश को, क्योंकि स्वतंत्रता के समय देश आपका बहुत ही गरीब था, यहाँ पर दरिद्रता थी,
गरीबी थी, पैसा आपके पास कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि सारा धन लूट करके अंग्रेज लेकर के चले गए, तो आपके पास कुछ नहीं था। इस प्रकार के गरीब देश को किस प्रकार से उस आदमी ने संभाला, किस प्रकार से उसको संवारा, ऐसी कौन कौन सी नीतियां अपनाई, क्या किया ऐसा विकास करने के लिए, क्या क्या योजनाएं बनाई, तो वो सारी की सारी चीजें जो आपकी इसमें आएंगी। क्योंकि उस समय आपका जो एक आयोग बना था, योजना आयोग के अनुसार 5 साल में, 5 साल पहले ही योजना बना करके तैयार कर ली जाती थी कि हमें 5 साल में इसी क्षेत्र में काम करना है, कि हमें केवल कृषि के क्षेत्र में काम करना है, केवल हमें औद्योगिक क्षेत्र में काम करना है, अब की बार हमें इस क्षेत्र में काम करना है, फिर हमें टेक्निक क्षेत्र में काम करना है, फिर हमें ये चीजें बढ़ानी है। तो इस प्रकार से जो हमारी जो आर्थिक व्यवस्था का सुधार किस प्रकार से हुआ, उसके लिए हमने क्या क्या चीजें अपनाई, कौन कौन सी चीजें आई, किस किस प्रकार के आयोग की हमें आवश्यकता पड़ी, क्या क्या चीजें हमने बनाई उस सिस्टम को लागू करने के लिए। क्योंकि संविधान तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसको लागू करने के लिए क्या समस्या है। क्या संविधान ऐसे ही लागू हो गया कि पुस्तक बन गई और पूरे देश में एक ही आवाज के ऊपर संविधान लागू भी हो गया? ये इसी प्रकार से लागू नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे आयोगों की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि संविधान लागू करेंगे, आप लोकतंत्र को लागू करेंगे, तो लोकतंत्र की पहली शर्त है कि आपको चुनाव कराना पड़ेगा। तो चुनाव कराने के लिए जैसे एक सिस्टम ही देख लीजिए, चुनाव कराने के लिए आपको एक सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर आपका चुनाव आयोग का निर्माण हुआ। चुनाव आयोग का निर्माण हुआ तो उस आयोग को संभालने के लिए खेल चाहिए, तो वो ऑफिसर होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो आपको एक चुनाव आयुक्त की आवश्यकता पड़ी। फिर आपका चुनाव आयुक्त है, उसने किस प्रकार से चुनाव कराए, क्या व्यवस्थाएं चुनाव कराने के लिए हुई, क्या क्राइटेरिया रखा गया कि कौन कौन आदमी चुनाव दे सकता है, कौन कौन लड़ सकता है, बहुत सारी चीजें बना करके फिर इस प्रकार से ये पूरा ढांचा तैयार किया गया। और संविधान को धीरे धीरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर लागू किया गया। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जब मुश्किलें आई बहुत ही ज्यादा संविधान को लागू करने के लिए, तो उस मुश्किल की घड़ी में किन किन लोगों ने देश को संभाला। जैसे कि इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनका काफी योगदान रहा है। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, स्वतंत्रता के बाद इन लोगों का काफी योगदान रहा है। हमारे अम्बेडकर जी का भी योगदान रहा है। हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये कुछ बड़े नाम हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश को संभाला है, संवारा है, विकसित किया है। तो इन सब की भी हम चर्चा करेंगे। तो हम 4 बिंदुओं के द्वारा संपूर्ण भारतीय राजनीति की मैं बात करने वाला हूं। तो आप लोग 4 बजे रोजाना उपस्थित हो जाए करें, क्योंकि कल से हम शुरू करने वाले हैं भारतीय राजनीति। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा संवैधानिक विकास कैसे हुआ 1857 से लेकर के 1947 तक की हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारा संवैधानिक विकास हुआ। उसके बाद हम संविधान निर्माण की बात करेंगे कि कैबिनेट मिशन आया, उसने संविधान सभा बनाई, क्या क्या रखा गया, किस किस को प्रतिनिधित्व दिया गया और कब कब ये बैठकें हुई, ये सारी चर्चाएं हम इसमें करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा रहने वाला है आपका संविधान के बारे में। तो हम संविधान के बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि ये संविधान है, कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितने इसमें अनुसूचियां हैं, कौन कौन से इसमें अनुच्छेद हैं, इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से हम सारी बात करने वाले हैं। राज्यपाल किसमें है, राष्ट्रपति के कौन कौन से अनुच्छेदों में है, आपका जो सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं। और चौथा पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट है कि इसमें भी बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि स्वतंत्रता के बाद आपके कौन कौन से प्रधानमंत्री कब बने, क्या क्या योजना बने, क्या है आपका योजना आयोग कब लागू हुआ, चुनाव आयोग कब हुआ, ये सारी की सारी चीजें आपकी जो है, कौन कौन से संविधान संशोधन हुए, तो वो सारी की सारी चीजें हम स्वतंत्र भारत में राजनीति की जो पॉइंट हम पढ़ेंगे उसमें हम सारी चर्चाएं करेंगे कि संविधान संशोधन कैसे हुए, क्या क्या मुसीबतें आई, किन किन चीजों को वापस से संविधान में हटाया गया, फिर जोड़ा गया, नया जोड़ा गया। तो पूरी जो उथल पुथल स्वतंत्रता के बाद राजनीति में होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आपके योजना जो नीति है वो अभी आपकी आती रहती है, तो वो सारी चीजें आपके आती हैं कि किस प्रकार से हम खेती में आगे बढ़े, किस प्रकार से हम जैसे पॉलिटेक्निक क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े, तो क्या क्या योजनाएं हमने बनाई, वो सारी की सारी चीजें आती हैं। तो ये पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज के लिए इतना ही, और बाकी देखते हैं कल आप सब उपस्थित हो जाइएगा। आप सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर आप कमेंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कमेंट कर दीजिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।